नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज पर मजबूर तालिबे इल्म। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में बेलगाम महंगाई बनी सबसे बड़ी मुसीबत। और वादी के जाफरान को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरकीबों पर गोरखोज। गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्म पढ़ाई में कम वक्त देते हैं। इनका ज्यादा वक्त एहतजाज करने में लगता है। कभी टीचिंग स्टाफ की कमी, कभी तालीमी इदारों की बदहाली, तो कभी एग्जाम को तय वक्त पर करवाने के लिए इन्हें मुजाहरे करने पड़ते हैं। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम देर से करवाए जाएं, इसके लिए मुजाहरे करते नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी, माकूल वक्त, उम्र की हद और सिलेबस में बदलाव, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तालिबे इल्म गुज़िश्ता कई दिनों से मुजाहिरे कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सर्दी में एग्जाम्स नामंजूर, नामंजूर, ये नारे लग रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद के बाहर। इस्लामाबाद और लाहौर में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म इन दिनों अपने मुतालिबात के हक में पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं। इन मुजाहरों के दौरान तालिब इल्मों ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद उनके पास आएं और उनके मुतालिबात को सुने। मौसम, टाइम, सिलेबस और उम्र में छूट को लेकर ये तालिब इल्म मुजाहरे कर रहे हैं। इस बाबत इन तालिब इल्मों ने वजीर आला से कुछ वक्त कबल मुलाकात भी की थी, लेकिन नौकरशाही ने बात नहीं बनने दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एचईसी ने अपने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं किए। अच्छा, क्योंकि उनको चाहिए कि वो जिस तरह होता है बाकी बीएमएस वगैरह में भी, केपीके हो गया बलूचिस्तान, उन्हें वो लोग प्रायर नोटिस देते तो टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 4 मंथ्स का होता है जी। लेकिन यहाँ पे अचानक उन्होंने विद इन 2 मंथ्स एग्जाम कंडक्ट कराने का कहा है। अच्छा, और कहने के साथ साथ सिलेबस भी फौरन इसी साथ रिवाइज हो गया। अच्छा, वो सिलेबस सीएसएस का सिलेबस तो नहीं है? सीएसएस का जो सिलेबस है वो सारा इम्पोज कर दिया। अच्छा, तो इस टाइम ड्यूरेशन में एक तो सिलेबस रिवाइज हो गया, उसके साथ ये तैयारी ये मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्मों का कहना है कि मुकाबला जाती इम्तिहानात का ऐलान करके उन्हें बस 2.5 महीने का वक्त दिया गया है। ये ज्यादती और नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। तालिब इल्मों का कहना है कि इम्तिहानात की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें तैयारी करने का माकूल वक्त मिल सके। कोविड वबा के बाइस गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्मों के 2 साल खराब हो गए हैं और उनकी तालीम बुरी तरह मुतासिर हुई है। और अब अचानक इम्तिहान का ऐलान करके यहाँ के नौजवानों से मौका छीनने की साजिश रची गई है। डिले करो, डिले करो, एग्जाम को डिले करो, डिले करो, डिले करो, एग्जाम को डिले करो। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप सिलेबस देखा जाए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आगे होने वाले, उसमें टोटली सिलेबस पूरा सीएसएस का सिलेबस है और वो सिलेबस के साथ साथ हमारे पास जो टाइम स्पेन है वो शॉर्ट है। 2.5 महीने पहले ये सिलेबस अनाउंस हुआ था और 2.5 महीने में ये हो ही नहीं सकता कि सीएसएस सिलेबस कोई एक स्टूडेंट कवर कर सके। तो हमारी ये गुजारिश है और ये जोरदार अपील है कि इस एग्जाम को एक्सटेंड किया जाए। न सिर्फ इम्तिहान की तारीखों का अचानक ऐलान कर दिया गया है, बल्कि निसाब को भी तब्दील कर दिया गया है। इससे भी तालिब इल्म नाखुश हैं, क्योंकि निसाब तब्दील होने के बाइस तालिब इल्मों को तैयारी के लिए मजीद वक्त चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। निसाब अप्रैल में आना था, जो नवंबर में आया। निसाब में 70% रद्दोबदल है। तालिब इल्मों का कहना है कि सिलेबस में रद्दोबदल 1 साल पहले करना चाहिए था। बेशतर सिलेबस पाकिस्तान की सिविल सर्विस कमीशन के इम्तिहान वाला है। बदकिस्मती है कि गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा नहीं है। यहाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुकाबला जाती इम्तिहानात कराए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान खित्ते बेआइन जो है ना, उसके साथ अपर्चेट जैसा सलूक किया जाता है।
وہاں پہ کوئی لوکل جیسے پنجاب کے اندر ہے PPSC، گلگت میں کوئی صوبائی سطح پہ PSC کے جیسا کوئی ادارہ ہے نہیں، تو ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ FPSC کنڈکٹ کرتا ہے۔ پاکستان ایک خاص حکمت عملی کے تحت گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ہر شعبے خصوصاً تعلیم کے شعبے میں پیچھے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سول سروس کے امتحان کے لیے پاکستان کے پنجاب صوبے میں بالائی عمر کی حد 35 سال، خیبر پختونخوا میں 38 سال اور بلوچستان میں 43 سال ہے، لیکن یہاں کے طالب علموں کے ساتھ عمر کے معاملے میں بھی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلی بار جب امتحان ہوا تھا تو گلگت بلتستان میں بالائی عمر کی حد 34 سال تھی، اس بار اسے اور کم کر کے 33 سال کر دی گئی ہے۔ ایگزام رکھے تھے اس میں میرے خیال 34% تھا، ابھی تو اس سے بھی کم کر دیا۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دیگر جو پنجاب پولیس کمیشن کے ہیں یا دوسرے کمیشنز کے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایج بھی آلموسٹ 35-36 سے اوپر اپر ایج ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ہر سال میں ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے اندر ان کے ایگزامز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں جو دوسرے صوبے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اس پیریڈ میں جا کے ایگزامز ہوں گے، اور اس حوالے سے وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ سلیبس سارا آؤٹ لائن وہاں پہ ان کے پاس بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہاں تو انہوں نے جو ہے ایک دو مہینے پہلے جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کر دیا، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ سارے کے سارے سیسز کا کوڈ جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ کر کے یہاں رکھ دیا۔ گلگت بلتستان میں تعلیم حاصل کرنے اور خاص طور سے اعلیٰ تعلیمی اداروں تک پہنچنا ویسے ہی چیلنجنگ ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے رات میں طالب علم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ رات کو دور دراز کے علاقوں میں بجلی کی بندش رہتی ہے، اس لیے ان علاقوں کے طالب علم ہمیشہ ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے طالب علم کافی پریشان ہیں۔ اسکردو اور گلگت میں درجہ حرارت دسمبر اور جنوری میں 0 سے نیچے چلا جاتا ہے، اس لیے کڑاکے کی سردی میں امتحان کی تیاری بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہاں امتحانات نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں طالب علموں کو بھی اپنے جائز مطالبات کے لیے سڑکوں پر اتر کر جدوجہد کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے یہی کوشش ہے کہ وادی کی عمدہ قسم کے زعفران کی نہ صرف ملکی بلکہ بیرونی ممالک بازاروں تک بھی پہنچ بنائی جا سکے۔ اس سمت میں کشمیری زعفران کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اس میں سیفران گروورز کو بیدار کرنے کے لحاظ سے مختلف سیمینار، ورکشاپ اور کانفرنسز کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے شری نگر میں 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں وادی کے زعفران کو مزید بہتر بنانے کی مختلف ترکیبوں پر غور و خوض کیا گیا۔ یہ ہے سری نگر میں شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا شالیمار مین کیمپس۔ حال ہی میں کشمیری زعفران کو بڑھاوا دینے کے لیے سیفرن اینڈ سیڈ اسپائسز انوویٹو ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نامی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں نیتی آیوگ کے ممبر پروفیسر رمیش چند بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ زرعی سائنسداں، ماہرین اور زعفران کے کاشتکاروں نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی۔ For the growth of India and especially here in Jammu and Kashmir Union Territory, what we are working, we are promoting specialty agriculture. We should not go for everything. So strength of this area is spices, especially saffron, and other commodities like kala jeera is here, lavender is there, lemongrass is there, mushroom is there, beekeeping, honey is there. So what are the strength of this area and what should be the strategy in terms of research and development to promote these high value low volume crops? We will be discussing them. سری نگر میں منعقدہ اس پروگرام کا مقصد ہائی ویلیو کیش کراپ زعفران کے اچھے بیج تیار کرنا،
जदीद तरीन तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इसकी काश्त को बढ़ावा देना और सबसे अहम मुकामी काश्तकार जो ज़ाफ़रान की काश्तकारी से वाबस्ता हैं उनको इसकी मालूमात से आशना कराना था। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए माहिरीन ने अपने बेशकीमती तजुर्बात पेश किए। वादी में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान इसकी काश्त में जदीद तरीन तब्दीलियाँ लाने पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, जिससे ज़ाफ़रान के काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एज अ फार्मर यहाँ पर बुला गए हैं और यहाँ पर आज के दिन में बहुत सारी मुद्दों पर साफ़रान रिलेटेड बातें हुई हैं कि हमने आज तक किस तरह से साफ़रान की कल्टीवेशन किस तरह से कर रहे हैं और जो मिशन मोड में हमने साफ़रान की कल्टीवेशन की इसमें कौन कौन सी पेचीदगियाँ रही, हमने कितना आगे साफ़रान की सन्नत को बढ़ाया है, इसको प्रोड्यूस करने में, इसको मार्केटिंग करने में, इसको नए नए तजुर्बे के तौर पर लगाने में हमने कितनी आगे काम किया है और आने वाले दिनों में हमने अब और कितना काम करना की ज़रूरत है। वादी में काश्तकार ज़ाफ़रान की अच्छी पैदावार कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें इसकी काश्तकारी से मुतालिक सही और कारआमद मालूमात के साथ साथ इसकी बैनुल-अक़वामी मार्केटिंग से भी आगाह कराया जाए। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में माहिरीन के अलावा मराकश, ईरान, अफगानिस्तान और स्पेन जैसे ममालिक से आए वफ्द के अराकीन ने भी खिताब किया। काबिल जिक्र है कि अच्छी अक़साम की ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए तकरीब में मुकामी काश्तकारों की हौसला अफजाई भी की गई। मैं यही सोच रहा हूँ कि जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हो रहा है, ऐसे कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के बड़े स्टेटों में होना चाहिए, उनके फॉरेनर कंट्रीज में होना चाहिए, ताकि जो ये सफ़रान कश्मीरी सैफ़रान है इसकी पूरे दुनिया में एक तो फेमस है, इसकी दुनिया को अहमियत बताना कि इसमें कितना मेडिसिन वैल्यू है, कि ये पूरा हर एक ग्रोवर हर एक बायर को पता चलना है कि कश्मीरी सैफ़रान एक्चुअली है क्या। तो इससे जब ऑब्वियसली ये फैल जाएगा पूरी दुनिया में, हर एक इंसान के पास अच्छा इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो ऑब्वियसली एक मार्केटिंग पर उभर कर आते हैं। वादी में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में ज़ाफ़रान के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम के मुसाहलजात के तईं लोगों की वाक़फ़ियत में इजाफा करने के लिए अलग अलग स्टॉल्स में खुर्दनी अशिया रखी गई थीं। इस प्रोग्राम से कबल भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए वादी समेत पूरे जम्मू कश्मीर की ज़रई पैदावार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में श्रीनगर का ये प्रोग्राम भी मुस्तक़बिल में ज़ाफ़रान के काश्तकारों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि भाषा डैम की मुआशरे के लिए असली कीमत $70 अरब से ज्यादा है। ये पाकिस्तान के साहिली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर को तबाह कर देगा। इसका कार्बन फुटप्रिंट बेशतर कोयला प्लांट से ज्यादा होगा। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का हम्बन टोटा साबित हो सकता है। तारिक भाईजान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक़लियती ग्रुपों के साथ सियासी मुखालफिन और कारकुनों को निशाना बनाने के लिए एंटी टेरर लॉ का इस्तेमाल किया है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर तवज्जो दे रहे हैं? जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में किसी भी शख्स या सियासी जमात को उन सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हम अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे का सामना कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर डोडा ने ट्वीट किया है कि डोडा के डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर हुकूमत के नए लॉन्च किए गए जमीन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आपकी जमीन आपकी निगरानी की दूर दूर तक तशहीर के इक़दामात पर चर्चा करने के लिए इससे जुड़े सभी अफसरान की बैठक की सरबराही की। समीर खान ने ट्वीट किया है कि सदर रामनाथ कोविंद ने अवाम से जुड़े मामलों के लिए श्री मुजफ्फर बेग को पद्म भूषण दिया। मुजफ्फर बेग जम्मू कश्मीर के मुमताज सियासतदान हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि अवाम की इमदाद करने की मुसलसल कोशिशों के तहत भारतीय फौज ने अरीजल बडगाम में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया।
इस मेडिकल कैंप में मकामी अफराद को तिब्बी इमदाद के साथ साथ दवाएं भी दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम दोहरी मुश्किलात से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की वबा अभी तक जान ले रही है तो दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई सचमुच आसमान से बातें करने को तैयार है। जिंदगी की जद्दोजहद में पिसते हुए आम आदमी का दिवाला निकल चुका है। यहाँ बेशतर अफराद खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। जिन्हें भरपेट खाना मिल जाए तो वो इसी में शुक्र मनाते हैं। ऐसे में दिन दूनी बढ़ती महंगाई में खाने के अलावा घर की बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, इसी फिक्र में अवाम का पूरा दिन निकल जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते दामों ने मानो आग में तेल का काम किया है, जिसकी वजह से रोजमर्रा का हर सामान खासा महंगा हो गया है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी लोगों के पास गाड़ियों में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं बचे हैं। पेश है जिला गिलगित और स्कर्दू से ये खास रिपोर्ट। ये अनोखा नजारा है वादी हुंजा के सोस्त इलाके का, जहाँ के रिहायशी शाहनवाज अपनी शादी में गाड़ियों का बंदोबस्त इसलिए नहीं कर सके क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बजट से बाहर हो चली हैं। ऐसे में उन्हें मजबूरन उस रिवायती तरीके का सहारा लेना पड़ा जो कभी उनके आबाओ अजदाद के निकाह के दौरान हुआ करता था, जब दूल्हा दुल्हन समेत तमाम बाराती याक से जाया करते थे। हालांकि उस वक्त इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं। आज गाड़ी तो है, लेकिन उसमें पेट्रोल भराना शाहनवाज जैसे तमाम लोगों के बस की बात नहीं है। भले ही पहली नजर में ये बात मजाक लग रही हो, लेकिन है 100% सच कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों ने दूल्हा दुल्हन को याक पर बैठने को मजबूर कर दिया। पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया बहुत ज्यादा, तो बड़ा कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा, तो इसलिए हमने अपना कदीमी सकाफत दोबारा से अपनाया। एक तरफ से खुश भी हैं, एक तरफ से फिर महंगाई की तरफ से परेशानी भी है। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर बसाने के सपने को भी चकनाचूर करना शुरू कर दिया है। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई का ये महज आगाज हो सकता है। दरअसल हालात तो बहुत पहले से ही खराब थे, लेकिन जब से कोरोना की वबा फैली और लॉकडाउन लगा, तब लोगों को घरों में ही रहना पड़ा। ऐसे में काम धंधे बंद होने से, आम आदमी के रोजगार के मौके खत्म होने से उनकी आमदनी का जरिया बंद हो गया। बेशतर लोग इस झटके से अभी उबरे भी नहीं थे कि हर रोज बढ़ती कीमतें, जिसमें पेट्रोल, सीएनजी, सिलेंडर, केरोसिन शामिल हैं, ने मिलकर महंगाई बम फोड़ दिया। कारोबार तो इतना मुतासिर कि डबल हो गया जी। हर चीज़ जो है, गैस पहले 1200 रुपये था, इस बार 2700 रुपये हो गए, और चीनी पहले 70 में था, इस बार जो है 130 रुपये हो गए। आलू जो है इस बार 70 रुपये के हो गए जी। हर चीज़ डबल हो गई जी। हम तो बिल्कुल अभी ना छोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बहुत परेशान हो जी। आप घर का महीना जो है कैसे गुजारते हैं? पहले मेरे बच्चे यानी पब्लिक स्कूल में था जी, आज मैंने सरकारी स्कूल में लाया, मुझे फीस देने का कोई चारा नहीं हो गया, इसलिए उधर से निकाल के जो है हमने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाले हैं। शायद उधर भी ये अफोर्ड कर सकते कि नहीं, वो अल्लाह जाने। बेलगाम और बेतहाशा महंगाई के लिए एक तरफ मकामी अवाम इसके लिए हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं उनकी खास नाराजगी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी दिखाई पड़ती है। ये लोग इमरान को उन वादों की याद दिला रहे हैं जो उन्होंने इख्तिदार में आने से पहले जनता से किए थे। सबको घर, रोजगार, कम बजट में रोजमर्रा के सामान की दस्तयाबी जैसे तमाम वादे खान साहब ने लोगों से किए थे। इसलिए न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि उसके नाजायज कब्जे के तहत आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बातें महज हवा हवाई थीं? महंगाई का तूफान इमरान खान
اچھا جی، یو ٹرن کا سلطان عمران خان. بس ابھی مہنگائی تو آسمان سے بھی اوپر چلا گیا. عالم ملکوت میں زمین پر جو مخلوق ہے اس کو مرنے کی سوا اور کوئی راستہ نہیں. صحیح. تو ابھی جو نعرہ لگایا تھا وہ خود اپنے نعرے کو اپنے آپ دفن کروایا. صحیح. ابھی لوگ ان سے بالکل مایوس ہو چکا ہے. اب کہاں جاؤں؟ جانے کے لیے ہر راستے بند ہیں. کہنے کو تو عوامی رہنما کل بھی کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے نہیں تھک رہے ہیں کہ میں ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کی باتیں سوچتا ہوں اور عام آدمی کے لیے کام کرتا ہوں. لیکن نہ جانے کیوں یہ لوگ موجودہ صورتحال سے انجان بنے ہوئے ہیں. چاہے نوکری پیشہ ہو یا تاجر، مزدور ہو یا پھر کاشتکار، کسی کو ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے جس پر آگے چل کر وہ کورونا آنے سے پہلے کی زندگی بسر کر سکے. اس دوران اسکردو کے عوام کا کہنا ہے کہ شہروں میں تو حالت کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن گاؤں میں تو حالات بے حد خراب ہیں. کورونا کے کارن شہروں سے بھاگ کر اپنے گاؤں آئے ہوئے لوگوں کے سامنے روزی روٹی کا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ایسے میں بہت سے لوگ تو آدھی روٹی کھا کر ہی زندگی بتا رہے ہیں. بچے پڑھائی سے محروم، اخراجات میں کمی کر کر کے تھک گیا. اب بس صرف آدھا روٹی کھا رہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس سے جو ہے نا جو سب سے زیادہ جو طبقہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ سیلریڈ پرسن ہے، کیونکہ سیلری اس حساب سے نہیں بڑھا ہے اور مہنگائی کا آپ دیکھیں تو ڈبل ہو چکا ہے. تو تاجر بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا مارجن جو ہے نا بڑھا کے جو ہے نا وہ تو کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو مزدور طبقہ اور جو سیلریڈ طبقہ ہے وہ بہت بری طرح جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بڑھتی مہنگائی کہاں تک جائے گی اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے. جہاں کچھ لوگ آدھی روٹی کھا کر کام چلا رہے ہیں تو وہیں گلگت بلتستان کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تھالی سے دال، گوشت، بریانی وغیرہ تو مانو غائب ہی ہو گئے ہیں. جن کے بچے نجی کانوینٹ اسکول میں تعلیم لے رہے تھے انہوں نے نام کٹوا کر سرکاری میں لکھوا دیا ہے، اور جو پہلے ہی سرکاری اسکولوں کے بھروسے تھے ایسے بچے مزدور کے طور پر ہوٹلوں اور ڈھابوں میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں. عمران خان نے تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ کم سے کم گلگت بلتستان میں تو سچ ہو گیا ہے. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس نے امیر اور مڈل کلاس کو بھی غریب میں تبدیل کر دیا ہے. اب ایسی تبدیلی سے تو خدا ہی بچائے. کسی سے بنا پوچھے اس علاقے کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے وہاں کی سڑکوں کی صورتحال پر نظر ڈالنی چاہیے. اس لیے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے دور دراز کے علاقوں میں روڈ انفراسٹرکچر مضبوط کرنے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. شہری علاقوں کے علاوہ خاص طور پر دیہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر پر توجہ دی جا رہی ہے. سرحدی علاقوں میں BRO یعنی بارڈر روڈز آرگنائزیشن بھی سڑکوں کی تعمیر میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے. BRO نے کھانڈلی پل سے لے کر بدھل تک شاہراہ بنا کر اس علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط کر دیا ہے، جس سے علاقے میں صنعت، تجارت اور روزگار کے مواقع بڑھ گئے ہیں. جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں کوٹ رنگ کا بدھل تک قومی شاہراہ بننے سے یہاں کے عوام کافی خوشحال ہو گئے ہیں. پہلے یہ ایک پچھڑا علاقہ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس علاقے میں بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے سڑک کی تعمیر کی، جس نے یہاں کے افراد کے لیے روزگار کے مواقع بڑھا دیے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو آمد و رفت میں بھی آسانی ہوئی ہے. باہر سے کوئی سامان لانا ہو اس میں بھی آسانی ہوئی ہے. سڑک کی بہتری کے ساتھ بزنس بھی بڑھا ہے اور ہائی وے سے لگی ہوئی چھوٹی بڑی تمام دکانیں بھی کھل گئی ہیں.
अभी जो श्रीनगर से गाड़ियाँ बया जम्मू होके आती थी वो यहाँ रजौरी में आके सीधा रुक रही हैं। जैसे अभी सेब का सीजन चल रहा तो सेब वाली गाड़ियाँ भी यहाँ से रामबन से निकल के सीधा यहाँ पे रजौरी में आ रही हूँ। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ रोड बनने से, और अच्छा लोगों का रोजगार जो हो तो बड़ा ही बड़ा है। बाकी अच्छी शाइनिंग आई है जितना भी पूरा इलाका इसके लिए। कोटरंग का बुधल तक शाहराह बनने के बाद यहाँ सयाहत में भी इजाफा हुआ है। न सिर्फ आसपास के बल्कि दूर दराज के इलाके के सयाह भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। यहाँ की मकामी मार्केट मजीद डेवलप हो गई है, जिससे अब यहाँ के अफराद को सामान लाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं रही। हालांकि ये एक दूर दराज का इलाका है, लेकिन खांडली पुल से लेकर बुधल तक शाहराह बनने के बाद यहाँ का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हो गया है। ऐसा कहा भी जाता है कि सड़क किसी भी इलाके के डेवलपमेंट को देखने का बेसिक क्राइटेरिया होती है। हाईवे बनने से लोगों को बहुत फायदा हो गया। बेसिकली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे पहले, अब गाड़ियां घर घर जाती हैं और लोगों को रोजगार मिला है, मजदूर लोगों को भी रोजगार मिला है। दुकानें वगैरह बनाई हैं, इसके वेल्डिंग की दुकानें जैसे होगी, ये अपनी सरिया सीमेंट करियाना, इसमें फायदा हुआ लोगों को। कौमी शाहराह बनने से आसपास के जितने भी इलाके हैं उन रास्तों को जोड़ने वाली भी बहुत सी सड़कें इससे जुड़ी हैं। ये 4 लेन रोड खांडली से रामबन से होते हुए श्रीनगर को भी जोड़ती है। रोड बनने से पहले राजौरी से बुधल तक जो गाड़ियां जाती थीं, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब 4 लेन बनने के बाद ये सारी परेशानी खत्म हो गई है। हार्डवेयर सैलून ही नहीं बल्कि किराने की, वेल्डिंग की, कॉस्मेटिक की और फुटवेयर की दुकानें खोलने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। और ये मार्केट अच्छी खासी डेवलप हो रही है इसी रोड की वजह से। ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। काफ़ी सारा यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट था, काफ़ी लोग लॉकडाउन की वजह से भी यहाँ पे बिजनेस डेवलप हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ काम कर रहे हैं और इसी रोड की वजह से काफ़ी सारी हार्डवेयर की शॉप्स खुल गई हैं, सैलून खुल गए हैं, कटिंग शॉप्स, हर टाइप की शॉप्स। सिटी जाने की भी ज़रूरत नहीं रही अब लोगों को। अच्छा खासा डेवलप हो रहा है इस रोड की वजह से। ऐसा कहा जा सकता है कि शाहराह बनने से यहाँ तरक्की की बयार चल पड़ी है। पक्की चौड़ी सड़क बनने से प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़े हैं। इलाके में हो रही तरक्की का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जा सकता है। जदीद तरीन स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। इस तरक्की को देखते हुए यहाँ के लोग शाहराह बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।